जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। ब्रिक्स संसदीय मंच की 27 अक्टूबर को हुई वर्चुअल मीटिंग में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो फटाफट आंसर करेंगे। ब्रिक्स संसदीय मंच की 27 अक्टूबर को हुई वर्चुअल मीटिंग में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी अमित शाह। तो सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। याद रखिएगा, ब्रिक्स संसदीय मंच की वर्चुअल मीटिंग में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ब्रिक्स संसदीय मंच की वर्चुअल मीटिंग में भारतीय संसदीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व श्री ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। याद रखेंगे। अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा केंद्र कौन सा देश बना रहा है? आंसर करेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा केंद्र कौन सा देश बना रहा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? याद रखना है ऑप्शन नंबर ए चीन। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग केंद्र कौन सा देश बना रहा है? तो याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा केंद्र चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो याद रखना है दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया। याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? तो याद रखना है रानीखेत। कहाँ पे है ये बता देंगे। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी विकसित किया गया कहाँ पे? तो याद रखना है रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, रानीखेत उत्तराखंड। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची एयर फर्नरी विकसित किया गया रानीखेत उत्तराखंड में। याद रखेंगे। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताएंगे। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला पहला राज्य। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला पहला राज्य। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला पहला राज्य। ठीक है, तो हर घर को बिजली से जोड़ने वाला पहला राज्य है गोवा। ठीक है, तो हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पहला मत्स्य पालन हब कहाँ खोला गया है? तो गोवा में भारत का पहला मत्स्य पालन हब खोला गया है। याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो चीन में। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चीन में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, विश्व का पहला पृथ्वी
विज्ञान उपग्रह केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो याद रखना है विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह चीन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष भेजा गया किसके द्वारा? चीन द्वारा। तो याद रखना है, ठीक है, अंतरिक्ष भेजा गया। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष भेजा गया किसके द्वारा? तो विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अंतरिक्ष भेजा गया चीन के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल बनेगा। दूसरा आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप चीन के द्वारा खोला गया है। इसके अलावा सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है चीन, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा केंद्र चीन बना रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला सवाल, 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फटाफट आंसर करेंगे। 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 31 अक्टूबर को हम लोग सरदार पटेल जयंती मनाते हैं और सरदार पटेल जी को याद करते हुए 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार पटेल जी को भारत रत्न कब मिला था, आपको पता है? सरदार पटेल जी को भारत रत्न कब मिला था? तो बताएं, पता है तो बताएंगे सरदार पटेल जी को भारत रत्न कब मिला था? तो याद रखना है 1991 ईस्वी में सरदार पटेल जी को भारत रत्न मिला था, 1991 में। ठीक है, 1991 में सरदार पटेल जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। याद रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल जी को याद करते हुए। इसके अलावा याद रखना है 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। ठीक है, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो याद रखना है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, याद रखेंगे। आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984, याद है आपको? लिख लीजिएगा नीचे में कि अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984। तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, याद रखना है। इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई? 1984 में। और 1984 में आपको पता होगा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। अगर ये भी सवाल पूछता है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष कब गए थे, तो 1984 में। ठीक है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष कब गए थे? तो याद रखना है राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे 1984 में, और 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों चीज याद रखना है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए, याद रखेंगे। और आपसे पूछ सकता है कि इनको भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न इनको मिला था जिस साल, ठीक है, उस साल 3 लोगों को मिला था भारत रत्न। तो आपसे पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न कब मिला? तो 1991 में पटेल जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी साल याद रखना है राजीव गांधी जी को भी भारत रत्न मिला। राजीव गांधी जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला 1991 में, याद रखना है राजीव गांधी जी को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न मिला। उसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मिला था और मोरारजी देसाई जी को भी मिला था। ठीक है, तो याद रखना है मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल और गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, इन तीनों को मिला था भारत रत्न 1991 में। ठीक है, तो 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजीव गांधी और मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला था, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया? ठीक है, बाल पोषण पार्क का उद्घाटन कब किया? तो 30 अक्टूबर 2020 को किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहां पर किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो मोदी जी के द्वारा किस राज्य में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा गुजरात। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया। तो अगर आपसे पूछे बाल पोषण पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुजरात में बाल पोषण पार्क का स्थापना किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, याद रखेंगे। तो बाल पोषण पार्क गुजरात। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट सवाल आपको क्या क्या पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला
परागकण पार्क कौन सा है? तो बताएंगे भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत का पहला परागकण पार्क, ठीक है, भारत का पहला परागकण पार्क या पॉलिनेटर पार्क। तो भारत का पहला परागकण पार्क या पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो आपसे ये भी पूछ सकता है पॉलिनेटर पार्क। तो भारत का पहला परागकण पार्क या पॉलिनेटर पार्क नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया। याद रखिएगा, भारत का पहला परागकण पार्क नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया। ठीक है, तो भारत का पहला परागकण पार्क या पॉलिनेटर पार्क नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया, याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि पहला वेटलैंड संरक्षण, भारत का पहला, बताएंगे आंसर, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, वेटलैंड, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, ठीक है, पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ खोला गया? ठीक है, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ खोला गया? तो चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र आपका चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो समुद्री शैवाल पार्क, बताएंगे किस राज्य में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया, आपको बताना है। तो याद रखना है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया हैदराबाद को। याद रखिएगा, हैदराबाद शहर को, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया। ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है। अशफाक उल्लाह खान जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पे है, आपको बताना है। तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में है ये, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ पे है? तो याद रखना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पे है? गोरखपुर, यूपी। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल, आंसर करेंगे अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पे खोला गया है? ठीक है, तो अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2020 को क्या घोषित किया गया? वर्ष 2020 को क्या घोषित किया गया? तो याद रखना है, यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप लिख लीजिएगा, जैव विविधता का सुपर वर्ष। ठीक है, तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो जैव विविधता का सुपर वर्ष किसे घोषित किया गया? तो वर्ष 2020 को यूएनओ द्वारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया, याद रखेंगे। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बताएंगे, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, पता है आपको? तो याद रखना है, उत्तराखंड के मुनस्यारी उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यूके लिख दे रहे हैं, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखें। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया? तो गुजरात में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें। अगला सवाल, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड अर्बेनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो आंसर करेंगे विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 31 अक्टूबर। याद रखिएगा विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है विश्व शहरीकरण दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करेंगे व्हेन इज वर्ल्ड सेविंग्स डे सेलिब्रेटेड। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है, तो फटाफट आंसर करेंगे विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है, आंसर करेंगे विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर, याद रखना है 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 30 अक्टूबर 2020 को तुर्की और ग्रीस में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कितनी मापी गई। आंसर करेंगे 30 अक्टूबर 2020 को तुर्की और ग्रीस में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कितनी मापी गई। तो सही आंसर क्या होगा, 7। याद रखना है 30 अक्टूबर 2020 को तुर्की और ग्रीस में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका रिक्टर स्केल पर कितना तीव्रता था, तो 7 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नहीं भी आ सकता है, काफी पुराना हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हैलोवीन डे कब मनाया जाता है। आंसर करेंगे हैलोवीन डे कब मनाया जाता है। तो फटाफट आंसर करें, हैलोवीन डे कब मनाया जाता है। हैलोवीन डे कब मनाया जाता है, तो क्या आंसर होना चाहिए कि हैलोवीन डे कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 31 अक्टूबर। याद रखिएगा 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था, तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ठीक है, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। 11 दिसंबर 2021 का थीम क्या था, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जानते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करेंगे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर। याद रखना है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो फटाफट आंसर करेंगे विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जानते हैं, तो आंसर करेंगे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व पर्यटन दिवस
ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस आप जानते हैं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछेगा तो फिर क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो याद रखना है हैलोवीन डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है सही आंसर क्या हो गया? 31 अक्टूबर। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, ऑडियो ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ऑडियो दिवस विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व, मतलब आपसे ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप आंसर करें ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व कब किया जाता है। ठीक है, तो आंसर करें व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ऑब्जर्व। ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर आपका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? आंसर करेंगे विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू इंट्रोड्यूस ई बोर्डिंग फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? ठीक है, तो आंसर कीजिए। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है? हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, किस प्रदेश सरकार ने बिना आबकारी शुल्क के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी है? आंसर करेंगे किस प्रदेश सरकार ने बिना आबकारी शुल्क के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी है? तो सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना आबकारी शुल्क के भुगतान के अन्य राज्यों से शराब के परिवहन पर रोक लगा दी है। आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर 2020 को डैशवां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर करेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर 2020 को अपना कितनावां स्थापना दिवस मनाया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था? तो आप जानते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। तो अगर आपसे पूछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना कब किया गया था, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में किया गया था, भारत चीन युद्ध के समय में। ठीक है, तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का, याद रखिएगा। तो कितनावां स्थापना दिवस मनाया गया ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 59वां। ठीक है, समझ में आया? तो आपका आंसर क्या होगा? 59वां, याद रखिएगा। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर 2020 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहां से याद रखना है आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना है 19। आईटीबीपी का स्थापना हो गया आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबीपी का स्थापना कब हो गया? 1962। ठीक है,
अगर आपसे पूछे इसके अलावा बीएसएफ, बीएसएफ मतलब सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता है तो बताएंगे। बीएसएफ का स्थापना हुआ 1965 में। बीएसएफ का स्थापना हुआ 1965 में, ठीक है। एनएसजी पूछ सकता है, एनएसजी, एनएसजी का स्थापना कब हुआ? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी का स्थापना हुआ 1984 में। एनएसजी का स्थापना हुआ 1984 में, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है आपसे कि सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ? सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ? 1939 में, ठीक है। 1939 में सीआरपीएफ का स्थापना हुआ। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। एनएसजी का स्थापना कब हुआ? तो 1984 में एनएसजी का स्थापना हुआ। 1984 में एनएसजी का स्थापना हुआ। 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। 1984 में ही राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ। याद रखना है 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ, ठीक है। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था, ठीक है। और आईटीबीपी का स्थापना 1962 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से पूछ सकता है एनसीसी का स्थापना कब किया गया? नेशनल क्रेडिट कोर, तो नेशनल क्रेडिट कोर का स्थापना 1948 में हुआ था, याद रखिएगा। एनसीसी का स्थापना कब हुआ? तो एनसीसी का स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ का स्थापना हुआ 1969 में, ठीक है। सीआईएसएफ तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना हुआ 1969 में। इसरो का स्थापना हुआ 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार दिया गया 1969 में, ठीक है। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, 1969 में मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत, 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा, धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी। और सीआईएसएफ का स्थापना कब किया गया? 1969 में। सीआईएसएफ का स्थापना किया गया 1969 से। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। इसरो का स्थापना 1969 में। मान बुकर पुरस्कार 1969 से। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब गए? 1969 में। सीआईएसएफ का स्थापना 1969, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर किन राज्यों यूटी ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको बताना है दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर किन राज्यों और यूटी ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कर्नाटक, सभी आंसर होगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या होगा? तो दिवाली के दौरान यानी दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, याद रखना उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा। दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कर्नाटक के द्वारा क्या किया गया था? इस पर रोक लगा दिया गया था। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ठीक है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द सेल ऑफ चाइनीज क्रैकर्स एज ए पनिशेबल ऑफेंस? ठीक है, यहाँ पे चाइनीज होगा। ठीक है, तो बताना है किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश की कैबिनेट में शामिल किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आपको बताना है भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश की कैबिनेट में शामिल किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, प्रियंका राधाकृष्णन जी को न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो आंसर क्या होगा? भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको बताना है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, सॉरी T20 क्रिकेट में टोटल मिला के, ठीक है, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सही आपको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा? क्रिस गेल। तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस गेल आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दें
ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगर आपसे पूछेगा कि T20, ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी, 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी, तब आप आंसर करेंगे विराट कोहली। ठीक है, तो याद रखना है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाला विश्व का पहला टीम कौन सा है, तो बताएंगे 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है, तो 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी है पाकिस्तान। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है, पाकिस्तान की टीम, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, महिला T20 क्रिकेट में, महिला T20, ठीक है, महिला T20 में सबसे तेज शतक किसने लगाया है, महिला T20 में सबसे तेज शतक कौन लगाया है, तो याद रखना है सोफी डिवाइन। ठीक है, तो महिला T20 में सबसे तेज शतक किसने लगाया है, सोफी डिवाइन ने। किस देश की खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने 36 गेंद में ही 100 मारा। ठीक है, तो याद रखना है कि महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसने लगाया है, सोफी डिवाइन ने। किस देश की है, न्यूजीलैंड की है सोफी डिवाइन, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है कि विराट कोहली IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो अगर आपसे पूछे IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, विराट कोहली IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि 100वें टेस्ट मैच में, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि जल्दी टूटता नहीं है इस तरह का रिकॉर्ड। तो 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो याद रखना है 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं जो रूट। ठीक है, कौन है, जो रूट, इंग्लैंड के हैं जो रूट, आप जानते हैं। तो 100वें टेस्ट मैच में, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो रूट, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और याद रखना है अगर आपसे पूछे, यहाँ पे एक और सवाल रोहित शर्मा से पूछ सकता है। ठीक है, तो रोहित शर्मा से क्या सवाल पूछ सकता है आपका कि T20 क्रिकेट में, ठीक है, T20 में 400 छक्का लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी, T20 में 400, ठीक है, 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। ठीक है, T20 में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, T20 में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो T20 में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, क्रिस गेल, आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है, तो आंसर करेंगे यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा आंसर हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में है और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आप जानते ही हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था बताएंगे, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अब नया नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है। तो आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का
पुराना नाम अगर पूछे तो हेली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और इसका नया नाम पूछेगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम पूछेगा तो याद रखना है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आपको पता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बताएंगे बांदीपुर कहाँ पे है? तो बांदीपुर याद रखना है कर्नाटक में है। कहाँ पे है? बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा कुछ और टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है जो एग्जाम में बहुत पूछता है, जैसे आपसे पूछ सकता है करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य, बताएंगे करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, याद रखना है, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, और उड़ीसा में ही करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा आपसे अगर पूछे देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क, तो याद रखना है देहिंग पटकई नेशनल पार्क आसाम में है। तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क आसाम में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। मानस नेशनल पार्क आसाम में है। ओरंग नेशनल पार्क आसाम में है। तो याद रखना है ओरंग नेशनल पार्क आसाम, देहिंग पटकई नेशनल पार्क आसाम, मानस नेशनल पार्क आसाम, कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, याद रखेंगे। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व। तो अगर आपसे पूछे पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने 31 अक्टूबर 2020 को भारत के किस शहर में पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? तो आंसर करें भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि अब तो ये चेंज हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कि वर्तमान में भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, तो तभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? शरद अरविंद बोबडे। और शरद अरविंद बोबडे के द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को भारत के किस शहर में पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? आपको बताना है। तो याद रखना है नागपुर। ठीक है, तो याद रखना है कि शरद अरविंद बोबडे के द्वारा पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में किया गया था। ठीक है, तो शरद अरविंद बोबडे के द्वारा पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नागपुर में, याद रखेंगे। ठीक है, और शरद अरविंद बोबडे आप जानते हैं कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में दिवंगत अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आपको बताना है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में ओम पुरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो आंसर क्या होगा? ओम पुरी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर करेंगे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला? तो सही आंसर होगा कांथी। ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? कांथी को मिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत के किस पड़ोसी देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस देश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो याद रखना है बांग्लादेश।
बांग्लादेश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें। अगला सवाल, विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो फटाफट आंसर करें कि विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। तो फटाफट आंसर करेंगे विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। अगर आपसे पूछे विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या आंसर होगा? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिए, याद है तो। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 20 जून 2021 को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था 2021 में? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, तो विश्व रक्तदान दिवस का थीम क्या है? 2021 का पूछेगा तो याद रखना है विश्व रक्तदान दिवस 2021 का थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, याद रखेंगे। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, 31 मई को। ठीक है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपको पता है तो आप आंसर करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यक्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यक्षमा, टीबी, तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? तो आप लिख लीजिएगा कि टीबी को यक्षमा भी कहा जाता है, ठीक है, तपेदिक भी कहा जाता है। तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी। तो याद रखना है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को याद रखेंगे विश्व रेडियो दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना सवाल यहाँ से याद रखिएगा। क्लास को प्लीज एक बार शेयर करें। अगला सवाल, कोविड-19 पर बनी बुक बाय बाय कोरोना का 29 अक्टूबर 2020 को विमोचन किसने किया? तो आंसर करेंगे कोविड-19 पर बनी बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किनके द्वारा किया गया? ठीक है, तो बाय बाय कोरोना बुक का लॉन्च जो है आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कोविड-19 पर लिखित पुस्तक है बाय बाय कोरोना और बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आनंदीबेन पटेल के द्वारा बाय बाय कोरोना बुक का विमोचन किया गया। ठीक है, अगला सवाल, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आंसर अगर पता है तो आंसर करेंगे पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे एंड
इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 2 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। ठीक है, 2 नवंबर आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में किस देश से बिना लाइसेंस के 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला किया? तो आंसर करेंगे, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में किस देश से बिना लाइसेंस के 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला लिया? तो याद रखना है भूटान। ठीक है, भारत ने भूटान के साथ 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला लिया, ऑप्शन सी। अगला सवाल, किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोराई कन्नू का 31 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 से निधन हो गया? तो आंसर करेंगे, किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोराईकन्नू का 31 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 से निधन हो गया? ठीक है, तो सही आंसर क्या होने वाला है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के कृषि मंत्री थे आर दोराईकन्नू, जिनका कोविड-19 से निधन हो गया। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य के कृषि मंत्री दोराईकन्नू जी का कोविड-19 से निधन हो गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, शॉन कॉनरी का 31 अक्टूबर को निधन हो गया, वह किस पात्र के तौर पर एक्टिंग के लिए चर्चित थे? आप जानते हैं एक्टर थे शॉन कॉनरी जी, हीरो थे शॉन कॉनरी, और शॉन कॉनरी को किसके अभिनय के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो किसने निभाया था? तो जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर शॉन कॉनरी ने निभाया था। तो याद रखिएगा, शॉन कॉनरी जी का निधन हो गया है। शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर में अपनी एक्टिंग की थी। ठीक है, तो शॉन कॉनरी याद रखना है, जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर के तौर पर एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, फ्रांस में हुए एलेक्सिस वास्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, फ्रांस में हुए एलेक्सिस वास्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, तो आंसर क्या होगा बताएंगे? तो आपका सही आंसर होगा अमित पंघाल और संजीत, यानी दोनों, बी और सी दोनों, याद रखना है, अमित पंघाल और संजीत। ठीक है, तो याद रखना है, फ्रांस में हुए एलेक्सिस वास्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल और संजीत ने गोल्ड मेडल जीता। तो अमित पंघाल मुक्केबाज हैं, संजीत मुक्केबाज हैं, जिन्होंने फ्रांस में हुए एलेक्सिस वास्टिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है मुक्केबाजी के लिए, याद रखेंगे। अगला सवाल, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2020 किसने जीता? तो आंसर करेंगे, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता? ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन। सही आंसर क्या होगा? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो याद रखना है कि एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। याद रखिएगा, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, अगला सवाल, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपको बताना है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन केरल में किया गया। ठीक है, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप सभी जानते हैं शेन वाटसन ने क्रिकेट को छोड़ दिया है, क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं शेन वाटसन। तो शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे, आप जानते हैं। तो शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला लिया है, और शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला सवाल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो आंसर करेंगे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? Who has been appointed as the new chairman of मुंबई पोर्ट ट्रस्ट? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? राजीव जलोटा। ठीक है, तो मुंबई
याद रखना है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? राजीव जलोटा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, केरल निवासी वायलिन वादक टी एन कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को निधन हो गया, उन्हें कौन सा बड़ा सम्मान मिला था? ठीक है, तो पहला सवाल तो ये याद रखना है कि टी एन कृष्णन जी वायलिन वादक थे। ठीक है, टी एन कृष्णन जी वायलिन वादक थे, याद रखना है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। केरल के रहने वाले थे वायलिन वादक टी एन कृष्णन। इनको कौन कौन सा बड़ा सम्मान मिला था ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, यानी पद्मश्री भी इनको मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि टी एन कृष्णन जी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टी एन कृष्णन जी का संबंध वायलिन वादन से था। ये केरल के निवासी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। तो केरल निवासी वायलिन वादक टी एन कृष्णन जी का निधन हो गया है, याद रखेंगे। अगला सवाल, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना है सही आंसर क्या होना चाहिए, बताएं। ऑप्शन नंबर सी 29 अक्टूबर। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? ठीक है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो याद रखना है भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में खोला गया है। ठीक है, भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में खोला गया है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में खोला गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला गया? पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। अगला सवाल, 2 नवंबर को किस देश की यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला हुआ जिसमें वहां के 20 से ज़्यादा छात्रों की मौत हो गई? आंसर करेंगे 2 नवंबर को किस देश की यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला हुआ जहां पर 20 से ज़्यादा छात्रों की मौत हो गई? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला हुआ था जहां पे 20 से अधिक छात्रों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लता मंगेशकर जी का निधन कोविड-19 की वजह से 6 फरवरी 2022 को हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड मिला था? ठीक है, तो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, आप सभी जानते हैं। तो लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फटाफट बताएंगे, लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप जानते हैं 2001, याद रखना है 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। और 2001 ईस्वी में एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको नोबेल मिला था। आपको पता है नोबेल किनको मिला था 2001 में? याद है आपको? साहित्य का नोबेल मिला था किसको 2001 में, बता दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना है लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और याद रखना है वीएस नौयपॉल को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी सवाल याद रखना है, आपसे पूछेगा कि वीएस नौयपॉल को नोबेल कब मिला? तो वीएस नौयपॉल को नोबेल मिला था 2001 में। ठीक है, और इसी साल लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो दोनों लिंक करके याद रखेंगे। वीएस नौयपॉल को साहित्य का नोबेल मिला था, किस चीज़ के लिए? साहित्य का नोबेल मिला था वीएस नौयपॉल को। ठीक है, तो 2001 में वीएस नौयपॉल जी को साहित्य का नोबेल मिला था और 2001 ईस्वी में ही लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया है? तो आंसर करेंगे शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? एम जगदीश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया है? तो यूजीसी का नया चेयरमैन एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूजीसी का नया चेयरमैन एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन सी, याद रखेंगे।
अगला सवाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर करेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना है, दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें। अगला सवाल, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है? आंसर करना है, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? आरिफ मोहम्मद खान। तो याद रखना है कि भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है और ये बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है, उनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो याद रखना है, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई है, उनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। याद रखेंगे। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही साथ क्लास में प्लीज़ रेगुलर रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।